नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सादाबाद प्रयागराज। आज रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर 5 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि पिछले 4 लेक्चर में हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ पहलुओं के बारे में जाना, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और ऑर्बिटल पिक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मीसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा। आज मैं रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। फिर मैं बता दूं, रेजोनेंस और मीसोमेरिक इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम है। कुछ जगह ये दोनों अंतर होता है, कुछ जगह ये दोनों डिफर होते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे कब ये डिफर हो रहा है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं। कुछ एप्लीकेशंस भी हम लोग पढ़ेंगे इसके, कि रेजोनेंस इफेक्ट के क्या एप्लीकेशंस हैं। देखिए, रेजोनेंस जो दिया गया था वो रेजोनेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से निकला हुआ है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से 2 चीजें निकली हुई हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन और एक रेजोनेंस। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आप इनऑर्गेनिक में या दूसरे लोग आपको पढ़ाएंगे। मेरा टारगेट ये कि मैं आपको यहाँ रेजोनेंस के बारे में बताऊं। तो रेजोनेंस क्या होता है पहले ये जान लीजिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि जब कोई किसी भी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसकी 2 या 2 से ज़्यादा लेविस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े, तो हम लोग कहते हैं कि वह मॉलिक्यूल क्या शो कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक, यानी जो भी रेजोनेंस शो करेगा, जो भी मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा, उसमें होगा क्या, एक बात का ध्यान रखिए, उसमें होगा क्या कि वह मॉलिक्यूल किसी एक स्ट्रक्चर के द्वारा, एक लेविस स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, देखिए, रेजोनेंस, द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस इज सेड टू अकर व्हेनेवर for a molecule we can write 2 or more Lewis structures which differ in the position of electrons but not in the relative position of atoms. The various Lewis structures, none of, मतलब इनमें से कोई भी लेविस स्ट्रक्चर, none of which is capable for describing all properties of the compound are called canonical structure या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक, जैसे सपोज करिए कि हमने एक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, ये है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड हमने लिया है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड हमने लिया है। और ये देखिए, ये इसमें डिलोकलाइजेशन हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर उधर टूटेगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर आप इसको इधर डिलोकलाइज कर दीजिए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये छूटा हुआ है डबल बॉन्ड, और यहाँ O पे माइनस चार्ज। ठीक है, अब हम कहें कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 1 2 3, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। लेकिन इन तीनों में से कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बस की बात नहीं है कि वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड के सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, जैसे अगर आप इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O है और C डबल बॉन्ड O है। बाकी इन 2 स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जो CO बॉन्ड लेंथ होता है, CO बॉन्ड लेंथ जो होता है, बॉन्ड लेंथ जो होता है वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का होता है। ना तो डबल बॉन्ड CO डबल बॉन्ड के लेंथ में होगा और ना तो CO सिंगल बॉन्ड के लेंथ में होगा, इन दोनों के बीच का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों को मिला के जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो ये तीनों को मिला के बनता है। ठीक है ना, ये जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है ये तीनों को मिला के बनता है और उसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। जैसे हमने नीचे दिखाया आपको, आप ध्यान से देखिए। जैसे ये है अल्फा बीटा, 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन है। हमने इसको एक बार इधर तोड़ा और इसको इधर तोड़ा तो यहाँ डबल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या आ गया, निगेटिव। ये हम ये भी कह सकते थे कि इधर तोड़ दें तो यहाँ निगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो मतलब ये है कि
जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां से लेके देखिए, एक ये डॉटेड है, ये एक डॉटेड है और एक स्ट्रॉन्ग लाइन है। पाई इलेक्ट्रॉन है जो यहां से लेके यहां तक डिलोकलाइज होता है, और यही क्या कहलाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है, यानी कि मॉलिक्यूल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, एक्चुअल मॉलिक्यूल वही होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब कोई भी मॉलिक्यूल अगर रेजोनेंस शो कर रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर रेजोनेंस शो कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि उस मॉलिक्यूल को हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, रेजोनेंस हाइब्रिड से रिप्रेजेंट करना है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि हम इंटरव्यू में हम लोगों से या प्रैक्टिकल के वाइवा में हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बताइए, बेंजीन बताइए, तो हम लोग इस तरह से ये बना के चले आते हैं, ये बना के चले आते हैं, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बेंजीन का बनता है, और वो ये पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर दीजिए, एक ये बन जाता है। लगभग 50-50% दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, और जो ये बनता है ये, इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। और एक्चुअल बेंजीन यही होता है, यानी कि इफ ए मॉलिक्यूल शोज रेजोनेंस देन दिस मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट बाय रेजोनेंस हाइब्रिड, या हम कहें कि उस मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टी को अगर कोई स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा, वो स्ट्रक्चर क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। और रेजोनेंस हाइब्रिड है क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्यूमुलेटिव स्ट्रक्चर होता है, मतलब सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द स्ट्रक्चर इन विच ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट, जिसमें सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और कितना कंट्रीब्यूट, कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कितना ज्यादा है। जैसे ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा जो इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल होगा, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन उसका होगा जो इन तीनों में से सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, क्लियर। और एक चीज और दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए कि हम लोग कभी कभी ये कह देते हैं कि मॉलिक्यूल इसमें ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें कम एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एक चीज आप क्लियर जान लीजिए, मॉलिक्यूल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ऑलवेज वो रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये कभी मत सोचिएगा कि चूंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये 24 घंटे में 15 घंटे में इस फॉर्म में रहेगा, 10 घंटे 5 घंटे इस फॉर्म में रहेगा और 4 घंटे इस फॉर्म में रहेगा, तो ये गलत सोच रहे हैं आप, ये बिल्कुल गलत है। यानी मॉलिक्यूल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, हमेशा 24 घंटे वो रेजोनेंस हाइब्रिड के रूप में होता है। ठीक, और इसको बड़े आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा टाइम ये इसमें एग्जिस्ट करेगा, इसमें एग्जिस्ट करेगा सबसे ज्यादा टाइम। और अगर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो ये डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड है। तो आप इसका एक्सरे करिए या कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक या किसी भी टेक्निक से आप सी डबल बॉन्ड और सीओ बॉन्ड ऑर्डर निकालिए या बॉन्ड लेंथ निकालिए, तो आप दिन भर में 24 घंटे में 1000 बार इसका एक्सपेरिमेंट करिए, 1000 बार करेंगे तब भी उसका सीओ बॉन्ड ऑर्डर वही आएगा जो पहली बार में आया था, वही आपकी 1000वीं बार में भी आएगा। ठीक है, हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो आप ये सोच रहे हैं कि ज्यादा टाइम इसमें एग्जिस्ट करेगा तो ये बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए, सीओ बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए, इसमें कम एग्जिस्ट कर रहा है तो सीओ बॉन्ड लेंथ यहाँ ज्यादा है, तो इसमें जब ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है तो कभी भी 24 घंटे लगातार आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कभी तो सीओ डबल बॉन्ड का ऑर्डर उतना आ जाएगा, डबल बॉन्ड के बराबर आ जाएगा या डबल बॉन्ड लेंथ के बराबर आ जाएगा, लेकिन नहीं, 1000 बार आप 24 घंटे में करेंगे डेटा वही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा रेजोनेंस फिनोमेना। अब आप सोच रहे होंगे कि मीजोमेरिक से बिल्कुल अलग डिफिनीशन बता रहे हैं, ठीक, बिल्कुल डिफिनीशन इसकी बिल्कुल अलग है। ऑल मीजोमेरिक इफेक्ट्स आर रेजोनेटिंग इफेक्ट बट रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। सभी रेजोनेटिंग इफेक्ट
मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि देखिए मीजोमेरिक होने के लिए मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन का होना बहुत जरूरी है। द इसेंशियल क्राइटेरिया फॉर मीजोमेरिक इफेक्ट इज द मॉलिक्यूल मस्ट बी कंटेन्स कॉन्जुगेशन या मस्ट बी पोसेसेस कॉन्जुगेशन, बट इन रेजोनेंस इफेक्ट देयर इज नो क्राइटेरिया। कोई क्राइटेरिया रेजोनेंस इफेक्ट में नहीं होता है। रेजोनेंस इफेक्ट का बस एक ही डिफिनीशन होता है कि इफ ए मॉलिक्यूल shows two or more than two Lewis structures, ठीक, and any one Lewis structure does not capable to describe all the properties of the molecule, उसमें हमने मेंशन किया है, मतलब इनमें से कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि यह मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर रहा है। और जो लेविस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग कहते हैं, और यह फिनोमेना रेजोनेंस कहलाता है। ठीक, अगर कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर रहा है, इट मींस दैट द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है हमने फिर बता दूं, रेजोनेंस हाइब्रिड इज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल या एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इन विच ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट, जिसमें सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। हमने बेंजीन का भी बताया, देखिए एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, और इनका रेजोनेंस हाइब्रिड ये, तो रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में ही हमेशा एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए देखिए बेंजीन का जब सी डबल बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ना इसका, तो ये ना तो डबल बॉन्ड के बराबर आता है ना तो सिंगल बॉन्ड के बराबर, दोनों के बीच का आता है। इसका मतलब ये जो डीलोकलाइज हो रहा है वो उस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है ऑलवेज। ठीक है, क्लियर। और रेजोनेंस भी, रेजोनेंस इज आल्सो ए हाइपोथेसिस, ये भी क्या है, हाइपोथेसिस है। रेजोनेंस इज आल्सो हाइपोथेसिस। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सारी चीजों को हाइपोथेसिस ही बता रहे हैं, तो मैक्सिमम इन ऑर्गेनिक में या केमिस्ट्री में हम देखें तो मैक्सिमम चीजें हाइपोथेसिस ही हैं। हम लोग एक हाइपोथेसिस के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब देखिए जैसे हमने बेंजीन की बात की आपको, तो बेंजीन का दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये P है और ये Q है, और ये इसका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। और यह मॉलिक्यूल बेंजीन ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, ना तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसमें भी नहीं एग्जिस्ट करता है। ऑलवेज किस में एग्जिस्ट करता है, इसमें एग्जिस्ट करता है। अगर इसमें एग्जिस्ट करता तो 3 डबल बॉन्ड है, 3 का बॉन्ड लेंथ कम होता, और 3 सिंगल बॉन्ड है तो 3 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता। लेकिन आप 1000 बार, आप 2000 बार दिन भर में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे, एक्सरे निकाल लीजिए या किसी टेक्निक से आप इसका सीसी डबल बॉन्ड लेंथ निकालिए, तो हमेशा सबका सीसी डबल बॉन्ड लेंथ क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, तो द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो कभी भी किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, बट इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द ऑल दीज लेविस स्ट्रक्चर, जबकि उसे एक रेजोनेंस हाइब्रिड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो क्या होता है, सभी लेविस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक तरह से हाइब्रिड मोड होता है, मतलब सबका कंट्रीब्यूशन उसमें होता है। और रेजोनेंस को हम लोग डबल हेडेड एरो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम रेजोनेंस बनाएंगे तो ऐसे हम लोग डबल हेडेड एरो हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, अब इस सैलिएंट फीचर्स ऑफ रेजोनेंस के क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं इस पे हम बात करें। सबसे पहली चीज, रेजोनेंस जो होता है वो इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस का मतलब आप जानते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब जो एक ही मॉलिक्यूल में होता है। जैसे अगर हमारा बेंजीन है तो जो रेजोनेंस हो रहा है वो इसी मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, मतलब ये ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर डीलोकलाइज हुआ, तो ये आपका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है। ठीक, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो एक ही मॉलिक्यूल, रेजोनेंस फिनोमेना जो हो तो एक ही मॉलिक्यूल में होता है।
ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होकर दूसरे मॉलिक्यूल में चले, अपने ही मॉलिक्यूल में, अपने ही एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जाता है, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाता है। तो यह एक इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस होता है। रेजोनेंस डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। रेजोनेंस चूंकि डीलोकलाइजेशन क्या करता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। कैसे, उसके पोटेंशियल एनर्जी को घटा के। जब भी डीलोकलाइजेशन होगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में। नेक्स्ट, रेजोनेंस इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ऑब्वियस सी बात है, अगर पोटेंशियल एनर्जी घटेगी मॉलिक्यूल की तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजोनेंस इंक्रीज कर देगा, स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, ये कुछ और है लग रहा है, हटा दीजिए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी, क्या है, हाइपोथेटिकल। ठीक, मैंने बताया अभी हमने आपको बताया कि रेजोनेंस जो होता है, वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होता है, हाइपोथेटिकल होते हैं, नॉन रियल होते हैं। क्या होता है, नॉन रियल। तो ये आप हमेशा ये याद रखिएगा, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होंगे ऑलवेज ये क्या होते हैं, नॉन रियल होते हैं, यानी इमेजिनरी होते हैं। इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और हमने बताया भी कि मॉलिक्यूल इस फॉर्म में रहता भी नहीं है, इस फॉर्म में मॉलिक्यूल रहता भी नहीं है। लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, ये रियल होता है। ये क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर है, ये इमेजिनरी नहीं है। ये आपका क्या है, रियल स्ट्रक्चर है या ट्रू स्ट्रक्चर है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। ट्रू स्ट्रक्चर कौन सा है, रेजोनेंस हाइब्रिड। और आप जानते हैं मॉलिक्यूल ऑलवेज उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉन रियल होता है, क्योंकि कभी भी हमको उसका डाटा नहीं मिलता है, हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि इस फॉर्म में ये रहता है। उसी का कॉन्ट्रीब्यूट या उसी का जो हाइब्रिड मोड है वही हमारा क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक, रेजोनेंस इन्वॉल्व्स द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहां जोड़ लीजिएगा, एज वेल एज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखिएगा, यही बेसिक एक डिफरेंस भी आ गया, ये बेसिक डिफरेंस भी आ गया मीजोमेरिक इफेक्ट में और रेजोनेंस इफेक्ट में। मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में पहला क्या हमने बताया कि कॉन्जुगेशन जरूरी है मीजोमेरिक के लिए, लेकिन रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन जरूरी नहीं है। दूसरा क्या हमने बताया कि मीजोमेरिक इफेक्ट में लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, लेकिन रेजोनेंस में आपका लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी डिलोकलाइज होते हैं। ठीक, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का भी डिलोकलाइजेशन जो होगा वो रेजोनेंस कहलाएगा। ठीक है, तो दो बेसिक हम चलते चलते जो भी डिफरेंसेस रहेंगे मीजोमेरिक और रेजोनेंस में हम बताते चलेंगे। तो दो आपके डिफरेंसेस हमने बता दिए। ठीक है, अब देखिए इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ एटम रिमेन्स सेम, मतलब एटम का अरेंजमेंट बिल्कुल सेम रहता है, सिर्फ क्या डिफर करता है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन डिफर करता है। मतलब रेजोनेंस में ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, नॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स टेक प्लेस। यानी किसी भी एटम या ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, सिर्फ किसका डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। एक पोजीशन दूसरे पोजीशन पे जाएगा, कोई भी ग्रुप या एटम डिस्प्लेस नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे एक आपको एग्जांपल बताते हैं, एक आपको एग्जांपल बता रहे हैं। ये कीटो फॉर्म है, ये कीटो है, और आप इसका एक इनॉल फॉर्म भी हम लोग बनाते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन जो होता है। ये कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि क्या ये दोनों कीटो और इनॉल ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं है, ये दोनों कीटो इनॉल एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं या नहीं है, तो कीटो इनॉल टाउटोमर्स यानी टाउटोमर्स
टाउटोमर्स आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर, यही लिख दे रहे हैं हम। टाउटोमर्स आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर, वह एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। बिकॉज, क्यों भाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम और ग्रुप टेक प्लेस इन टाउटोमराइजेशन, ठीक है। टाउटोमराइजेशन में क्या होता है? ग्रुप एटम, देखिए यहां से एक हाइड्रोजन हटा, और वो हाइड्रोजन कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन को तो छोड़िए, यहाँ एटम डिस्प्लेस हो गया। जबकि रेजोनेंस में हमने बताया है कि कोई भी एटम डिस्प्लेस नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे। इसलिए टाउटोमर्स, ये बड़ा कंपटीशन में काफी पूछता है, 2 टाउटोमर दे देगा, पूछेगा कि क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो टाउटोमर्स आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होते हैं टाउटोमर वो, ठीक है। और क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसमें एटम या ग्रुप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ हमने ये डिस्प्लेस कराया है, हमने यहाँ डिस्प्लेस कराया तो यहाँ निगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए ये इधर डिस्प्लेस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हमेशा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ होता है। वही हमने दिखाया है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी रिटेन इन सच ए वे दैट मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम bears negative charge and less electronegative atom bears positive charge। तो यहां देखिए निगेटिव एटम ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे है, पॉजिटिव कार्बन पे है जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। आप इसको उल्टा नहीं तोड़ सकते, ये रेजोनेंस के खिलाफ है। तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है लेकिन ये सही नहीं है, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम 0.0001% या उससे भी कम, ठीक है। आप देखिए यहाँ भी रेजोनेंस हम दिखा रहे हैं, ये लोन पेयर इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इस पे कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज, और यहाँ कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे यहाँ तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये अपना लोन पेयर इन्वॉल्व कर रहा है। जब कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अपने लोन पेयर को इन्वॉल्व करेगा डीलोकलाइजेशन में, तो हमेशा उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या? इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज सेपरेशन शुड बी लो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्ज सेपरेशन क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। इसको थोड़ा सा और क्लियर हम यहां पे और क्लियर रख दे रहे हैं। चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में चार्ज सेपरेशन कम होना चाहिए। एक्चुअली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपोजिट चार्ज सेपरेशन कम होना चाहिए और सेम चार्ज सेपरेशन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज सेपरेशन शुड बी लो। चार्ज सेपरेशन व पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो सेपरेशन है लो होना चाहिए, और सेम चार्ज सेपरेशन वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लाइक चार्ज यानी सेम चार्ज डज नॉट लाइज ऑन एडजेसेंट एटम। सेम चार्ज कभी भी अगल बगल नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगल बगल आने से रिपल्सन होगा, उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। अपोजिट चार्ज अगल बगल रहने चाहिए, नजदीक रहने चाहिए, लेकिन सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, इसलिए वो दूर रहने चाहिए, कभी भी अगल बगल नहीं रहने चाहिए। और इसमें तीसरा वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि जो भी मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छा स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है जो भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा। इक्विवेलेंट का मतलब दोनों सेम हो। जैसे हमारा ये एसीटेट आयन है, आप देखिए जब ये निगेटिव चार्ज इधर डीलोकलाइज हुआ इधर, ठीक, तो क्या हुआ? ये और ये दोनों क्या है? बिल्कुल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में है, इसीलिए ये काफी स्टेबल होता है। इसीलिए हम लोग कहते भी हैं, क्वेश्चन यहाँ एक बनता है, वाई
वाई एसीटेट आयन is more stable than phenoxide ion. phenoxide ion क्यों एसीटेट आयन? देखिए एसीटेट आयन क्यों, एसीटेट आयन आपका ये है जो ऊपर दिखाया गया है, ये एसीटेट आयन है, और फिनॉक्साइड आयन आपका ये है, फिनॉक्साइड आयन आपका ये है। फिनॉक्साइड में देखिए जब ये आप रेजोनेंस स्टेबलाइज करेंगे तो यह इक्विवेलेंट नहीं देता है, यह इक्विवेलेंट नहीं देता है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती। जबकि एसीटेट आयन क्या देता है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आप जब भी आपसे पूछा जाए व्हाई एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन, जबकि देखने में आपको लग रहा है कि यह निगेटिव चार्ज 3 पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज हो रहा है, लेकिन बावजूद इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ड्यू टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वैसे देखिए वैसे ही बेंजीन रिंग भी काफी स्टेबल होता है। क्यों बेंजीन रिंग काफी स्टेबल होता है? क्योंकि ये भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है। बेंजीन रिंग भी काफी स्टेबल है। क्यों भाई? क्योंकि ये भी स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखिए ये दोनों इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है, इसीलिए बेंजीन भी काफी स्टेबल होता है। ठीक, तो जहां भी कोई भी मॉलिक्यूल अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है, इसका मतलब ये होगा कि उसकी स्टेबिलिटी ठीक ठाक होगी, अच्छी होगी। हाँ, वही मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया कि एसीटेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन, लेस स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, देखिए क्या क्या वजह है। एक तो एसीटेट आयन इक्विवेलेंट आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जब आप इसको स्टेबलाइज करते हो, तो देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? कार्बन पे आ रहा है, जिसकी निगेटिव चार्ज कार्बन पे, यहाँ नहीं होगा, निगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, जबकि निगेटिव चार्ज आना कितना चाहिए? ऑक्सीजन पे। ठीक है, इसलिए कम स्टेबल होता है। और वैसे भी मैं बताऊं आपको, जो भी यहाँ लोन पेयर होगा और ये बेंजीन रिंग में जाएगा, तो बेंजीन रिंग अपने पूरे मन से इसको स्टेबलाइज नहीं करता है, क्योंकि जब ये इसको स्टेबलाइज करता है ना, ये अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस करता है, इसलिए पूरे मन से स्टेबलाइज नहीं करता, आधे मन से स्टेबलाइज करता है। ठीक है ना, ये मान के चलिए कि ये 1.5 पाई बॉन्ड के बराबर स्टेबलाइजेशन करता है। कितने पाई बॉन्ड के बराबर? 1.5 पाई बॉन्ड के बराबर स्टेबलाइजेशन ये करता है। ठीक है, लास्ट है द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर इन रेजोनेंस हैबिट। जैसा हमने बताया था आपको कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होंगे, जिनकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उनका कंट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके कंपटीशन में या आपके एग्जाम में आता है कि रूल फॉर डिटरमाइन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रूल फॉर डिटरमाइन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को हम कैसे बताएंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल? तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं 3 नियम बताऊंगा और ये 3 नियम आपको याद रखने हैं और उनका सीक्वेंस भी याद रखना है। मतलब जो मैं पहले बताऊंगा पहले आपको उसको देखना है, फिर मैं जो उसके बाद बताऊंगा दूसरे नंबर पे उसको देखना है, फिर तीसरे नंबर पे जिसको बताऊंगा तीसरे नंबर पे उसको देखना है। कभी भी आप गलत मत करिए। गलत करने का मतलब ये नहीं पहले तीसरा पॉइंट मत देखिएगा या पहले दूसरा पॉइंट मत देखिएगा। दूसरा पॉइंट आप तभी देखेंगे जब पहले पॉइंट से वो मतलब सेम हो, तब आप दूसरा देखेंगे। तीसरा तब देखेंगे दूसरे से भी सेम हो, तब आप तीसरा देखेंगे। ये नहीं कि पहले आप तीसरा देख ली। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा होती। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या वही लिखा गया है अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज मोर स्टेबल देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसके बारे में अभी हम आते हैं। एक्सेप्शन मैं आता हूं इस पे। ठीक, दूसरे शब्दों में ये कहा जाता है
जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग मोर कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखनी हो, रिलेटिव स्टेबिलिटी, तो सबसे पहले आप क्या करिए, कोवेलेंट बॉन्ड गिन लीजिए, किसमें ज्यादा है किसमें कम है। जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी भाई, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक, इसी को तीसरे रूप में क्या कहा जाता है, तीसरे में कहा जाता है कि जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखिए, ये तीनों पॉइंट नहीं, अभी मैं एक ही पॉइंट बता रहा हूं, पहला ही पॉइंट बता रहा हूं, और उस पहले पॉइंट को तीन तरह से मैं बोल रहा हूं। एक मैंने क्या बोला कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा होगा। अब देखिए न्यूट्रल और चार्ज में क्या अंतर है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारा न्यूट्रल हो गया, और चार्ज कब आएगा, जब कोई न कोई बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब कोई न कोई बॉन्ड टूट जाएगा तब क्या आएगा, इस पे चार्ज आएगा। इसका मतलब बॉन्ड की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे देखिए बॉन्ड की संख्या कम हो जाएगी। ठीक, और तीसरा हमने कहा कि जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सभी एटम का ऑक्टेट पूरा होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जिसमें किसी न किसी एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। यानी resonating structures with complete octet is always more stable than those resonating structures in which some atoms present with incomplete octet। ठीक है, अब जैसे यही देखिए, जब मैंने इसको इधर तोड़ा तो एक तो बॉन्ड की संख्या कम हो गई, ऊपर से इस कार्बन का ऑक्टेट भी अब कंप्लीट नहीं है, पॉजिटिव चार्ज सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ हम जाएंगे तो उसमें बॉन्ड की संख्या भी कम हो जाएगी और उसमें कोई न कोई एटम ऐसा आ जाएगा जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। तो ये तीनों पॉइंट एक ही हैं, तीनों पॉइंट एक ही हैं। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैविंग मैक्सिमम कोवेलेंट या मोर कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट is always more stable than those resonating structures which are incomplete octet, मतलब जिसमें किसी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। ठीक है, क्लियर। एक्सेप्शन हम इसको लेते हैं, अगर मान लीजिए कि बॉन्ड तोड़ने से, जैसे हमने इस बॉन्ड को इधर तोड़ा, बॉन्ड तोड़ने से मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाए। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का मतलब एरोमेटिसिटी आ जाए, एरोमेटिसिटी आ जाए, तो चार्ज वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता है, किससे, न्यूट्रल से। यानी कि अगर बॉन्ड टूटने से मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाए तब चार्ज वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, अनचार्ज से। ठीक, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, जहां भी एरोमेटिसिटी आ जाए बॉन्ड तोड़ने से तो वहां आप चार्ज वाले को आप ज्यादा स्टेबल कर सकते हैं, किसके अपेक्षा, अनचार्ज वाले को। ठीक है, क्लियर। दूसरे पॉइंट पर, दूसरा पॉइंट ये कहा गया है कि अपोजिट चार्ज सेपरेशन कम होना चाहिए, अपोजिट चार्ज सेपरेशन कम होना चाहिए और सेम चार्ज सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए। यानी प्लस माइनस करीब रहने चाहिए ताकि अट्रैक्शन हो, और प्लस प्लस या माइनस माइनस दूर रहने चाहिए ताकि रिपल्सन ना हो। अपोजिट से, यानी कि अब हम न्यूट्रल को ज्यादा स्टेबल बना दिए, किससे, चार्ज से। अब चार्ज वाले में हम देखेंगे, दो या दो से अधिक अगर चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो हम क्या देखेंगे कि जिस चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपोजिट चार्ज सेपरेशन कम हो, सेम चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब जैसे देखिए, सपोज करिए कि हमने ये 3 दिया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इधर टूटा तो ये बना, ये गड़बड़ है यार, ये है CH2 CH, O पे माइनस, C पे प्लस, H। ठीक है, तो ये आपका बना, और फिर जब ये बॉन्ड इधर टूटा तो ये आपका बन गया, ये CH2 पे प्लस, और यहां क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ O पे माइनस। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए, अब अगर हमें इसमें स्टेबिलिटी देखना है तो ये क्या है, न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल है, और ये दोनों क्या है, चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज more stable
stable than second and third because क्या, because first is neutral, first क्या है, न्यूट्रल है, because first has more covalent bond, फर्स्ट में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, बिकॉज फर्स्ट हैज कंप्लीट ऑक्टेट, फर्स्ट का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, इसलिए फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है सेकेंड और थर्ड से। आप देख लीजिए इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है, 2 3 4 5 6 7 8 9 कोवेलेंट बॉन्ड, कितने कोवेलेंट बॉन्ड, 9 कोवेलेंट बॉन्ड। यहां गिनिए 2 हाइड्रोजन है, 2 3 3 4 5 6 7 8, इसमें भी गिनिए 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8, ठीक। और दूसरा ये कि इसमें सभी का ऑक्टेट पूरा है, इसमें देखिए इस कार्बन का ऑक्टेट नहीं पूरा है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो केवल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ भी इस कार्बन के क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये इसमें भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला है, इसमें भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला है, और इसमें सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो बात क्लियर है, तीनों से हमने समझा दिया, पहला स्टेबल है दूसरे और तीसरे से, क्योंकि पहला न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड भी इसमें ज्यादा होगा, और न्यूट्रल होगा तो उसमें सभी का ऑक्टेट पूरा होगा, बाकी जो चार्ज होंगे उसमें किसी न किसी एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। क्लियर? तो पहला दूसरे और तीसरे से ज्यादा स्टेबल है। अब अगर हम पूछें आपसे दूसरे और तीसरे में कौन स्टेबल है, तब दूसरे और तीसरे को जानने के लिए, चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या सेम है यहाँ, इसलिए हमको दूसरे पॉइंट पे आना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है भाई, दूसरा पॉइंट क्या है कि अपोजिट चार्ज सेपरेशन इज मिनिमम एंड सेम चार्ज सेपरेशन इज मैक्सिमम। अपोजिट चार्ज के बीच में सेपरेशन कम होना चाहिए, सेम चार्ज के बीच में सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए। यहाँ अपोजिट चार्ज सेपरेशन में एक बॉन्ड है और यहाँ अपोजिट चार्ज सेपरेशन में 1 2 3 बॉन्ड है, इसलिए दूसरा वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तीसरे की सबसे कम होगी। तो दूसरा तीसरे से क्यों ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज लेस अपोजिट चार्ज सेपरेशन, whereas third resonating structure has more opposite charge separation, उसमें अपोजिट चार्ज सेपरेशन ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? और फिर लास्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या क्या है भाई, कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स बियर्स निगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स बियर्स पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बियर्स negative charge and less electronegative atom bears positive charge। less electronegative atom पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, क्लियर ना, तीनों क्लियर? तो पहले आप कोवेलेंट बॉन्ड गिन लीजिए, कोवेलेंट बॉन्ड अगर सेम आ गया तो आप अपोजिट चार्ज सेपरेशन देख लीजिए, अपोजिट चार्ज सेपरेशन सेम आ गया तब आप देखिए निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव पे हो और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे हो। बड़े आसानी से 3 फैक्टर से बारी बारी से स्टेबिलिटी आप निकाल लेंगे। हम लोग काफी इसमें एग्जाम्पल हमने दिया है स्टेबिलिटी निकालने के लिए, जैसे आप देखिए ये हमने दिया है, ये हमने दिया स्टेबिलिटी यहाँ। अब देखिए जैसे ए बी सी, देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट काफी हो गया है, मैं इसको हम यहाँ बना दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ बना दे रहा हूँ इसको, दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ बना दे रहा हूँ और यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसमें किया क्या गया है, एक तो आपका यहीं से इसको तोड़ दीजिए इधर, तो आर सी ओ पे माइनस और सी पे प्लस और यहाँ ओ एच। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसको इधर दे दीजिए, इसको पी पाई, तो आर सी ओ पे माइनस और डबल बॉन्ड ओ एच पे प्लस, इसी को ये बनाएगा, ये प्लस है। ठीक है, ये आपका यहाँ ऐसे रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है,
ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो बताइए भाई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बॉन्ड की संख्या गिन लीजिए भाई। सबसे पहले क्या गिनिए, बॉन्ड की संख्या। देखिए गिनिए बॉन्ड की संख्या, 1 2 3 4 5। हम ये आर को छोड़ दिया, आर में सब बराबर है। 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 5। देखिए बॉन्ड गिन लीजिए, एक आर को हम छोड़ दिए, 1 1 2 3 और ये OH वाला बॉन्ड 4। यहाँ देखिए 1 2 3 4 और एक OH वाला बॉन्ड 5। तो देखिए 4, इसमें 4 बी वाला 4 बॉन्ड, 4 ही बॉन्ड है, इन दोनों में 5 5 बॉन्ड है, तो बी सबसे कम स्टेबल होगा। ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि बी सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें 5 इसमें 5 है, तो ये न्यूट्रल है, ए न्यूट्रल है, इसलिए उसको आप आगे कर दीजिए। फिर कौन बीच में आ जाएगा, सी आ जाएगा, और सबसे कम स्टेबल कौन, बी वाला। ठीक है, ये गड़बड़ दिया। ठीक है, क्लियर। 5 बॉन्ड 5 बॉन्ड और इसमें कितना, 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड ये कम हो गया, इसलिए बी सबसे कम स्टेबल। 5 वाले में देखें ये न्यूट्रल है और ये क्या है, यहां चार्ज आ गए, चार्ज है, तो इसलिए न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो ए ज्यादा स्टेबल, फिर सी और सबसे कम बी। क्लियर। वैसे देखिए इसमें अगर आप आइए, ये इसमें देखिए इन दोनों में ये क्या है, यहाँ निगेटिव है और ये इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो ये CH2O पे यहाँ माइनस। अब इन दोनों में देखिए बॉन्ड की संख्या बिल्कुल सेम है, पहले स्टेप से आप बता नहीं पाएंगे, बॉन्ड की संख्या सेम है, चार्ज भी एक ही है, निगेटिव चार्ज, दूसरा स्टेप में भी नहीं आप बता सकते। तीसरा जो पॉइंट है उससे आप कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज चाहिए, और जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है उस पर कौन सा चार्ज चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ का ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज है, जबकि यहाँ निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे है, इसलिए ये बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा और ए वाला कम स्टेबल होगा। ठीक है, ये इनोलेट होता है, इसको हम लोग इनोलेट कहते हैं, इनोलेट। इनोलेट इज मोर स्टेबल देन, ये कार्बन आयन है, कार्बन आयन, चूंकि निगेटिव चार्ज कार्बन पे है, कार्बन आयन। क्लियर। और भी एग्जाम्पल हमने काफी दिया है, जैसे इसमें आइए, इसमें देखिए आप लोग, इसमें बताइए भाई, हम यहाँ नीचे थोड़ा बना दे रहे हैं, ये फिनॉल का बना दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा और साफ दिखाई देगा। ये आपका ए है, और जब इस लोन पेयर को प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, अंदर आएगा, तो ये क्या क्या बनेगा देखिए, प्लस, फिर आप इसको इधर लाइए, इसको इधर करिए, निगेटिव नीचे आ गया, OH पे प्लस, फिर आप इसको इधर लाइए, इसको इधर तोड़िए, तो इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये शो कर रहा है। और अब आप देखिए, हमारे ख्याल से ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और इसमें हमें बताना है, तो बताइए भाई क्या होगा, बताइए क्या होगा इसमें। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं, ए को आप सबसे पहले कर दीजिए। ठीक, बाकी इन तीनों में बॉन्ड की संख्या सेम है, बॉन्ड की संख्या सेम, एक बॉन्ड कम है, एक बॉन्ड कम, क्या बॉन्ड सेम है सब में, बॉन्ड की संख्या सब में सेम है। जैसे यहाँ एक पाई बॉन्ड टूटा तो यहाँ एक पाई बॉन्ड बन गया, तो बॉन्ड की संख्या सब में सेम है। ठीक, चूंकि ये न्यूट्रल है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। फिर जब इन तीनों में आएंगे तो आप देखेंगे डी और ए, डी और बी बिल्कुल सेम है, अपोजिट चार्ज सेपरेशन कम है और यहाँ अपोजिट चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, इसलिए बी और डी दोनों बराबर होंगे, आर्थो और पैरा वाले दोनों, ये दोनों आर्थो वाले बिल्कुल बराबर होंगे, सेम है भी। और यहाँ अपोजिट चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो गया, इसलिए सबसे कम स्टेबल सी।
तो देखिए ए को हमने सबसे पहले किया बिकॉज ए इज न्यूट्रल, बाकी इन तीनों में बॉन्ड की संख्या सेम है। तब यहाँ हम 4 सेपरेशन हम दिखा रहे हैं, जिसमें अपोजिट 4 सेपरेशन कम, किसमें 1-2 बॉन्ड अपोजिट 4 सेपरेशन, यहाँ भी 1-2 बॉन्ड, तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम। फिर इसमें अपोजिट 4 सेपरेशन ज्यादा हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। ठीक, क्लियर। चलिए अब देखिए इसमें हम लोग आ रहे हैं, ये भी दिया हुआ है, इसमें भी आप बता सकते हैं। जैसे सपोज करें कि हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक, और ये ई है, और इनमें हम पूछ रहे हैं आपसे कि इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। ये जानते हैं क्या है, जैसे देखिए आप अगर ध्यान से देखिए तो हमने एक रेजोनेंस हाइब्रिड आपको बताया है, एक रेजोनेंस हाइब्रिड हमने दिखाया है। इस रेजोनेंस में हो क्या रहा है कि यह लोन पेयर अंदर आ रहा है तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। देखिए सब पे पॉजिटिव है, सभी नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। और इस रिंग पे क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज। एक बार निगेटिव आर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर आर्थो पे। इसलिए देखिए जो रेजोनेंस हाइब्रिड हमने बनाया, पाई बॉन्ड यहां भी आ रहा है, पाई बॉन्ड ये पूरा यहां से लेके यहां तक घूम रहा है, और निगेटिव चार्ज कहां कहां आ रहा है भाई, आर्थो पे, इस आर्थो पे और इस पे। इसलिए बहुत ही अच्छा रेजोनेंस हाइब्रिड है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, बाकी आर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर जब आप देखेंगे, इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए भाई, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए क्या होगा, इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए और ये ई, ए और ई दोनों सेम है। देखिए ए और ई दोनों सेम है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए और सी है। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है। फिर हम आएंगे देखेंगे बी और डी सेम होंगे, अपोजिट 4 सेपरेशन सेम है, इसलिए बी और डी भी सेम होगा। और सबसे कम कौन होगा, सी वाला, क्योंकि यहां अपोजिट 4 सेपरेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ऐसे आप स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। और भी देखें, और भी हमने एग्जांपल दिया, एग्जांपल हमने काफी दिया है आपको, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपटीशन में भी और आगे जो भी केमिस्ट्री से एग्जाम देंगे आप लोग, स्टेबिलिटी ऑर्डर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो और बहुत आसान है, एक बार आप कॉन्सेप्ट जान लीजिए, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। हमने इसलिए इसको ढक दिया है ताकि आप लोग देख ना पाए, अपने थोड़ा दिमाग लगाएं। अब इसमें अगर दिखाना हो तो बताइए, देखिए हम यहाँ फिर बना दे रहे हैं, थोड़ा नीचे बना दे रहे हैं क्लियर तरीके। NO2 है, तो देखिए NO2 जो होता है हमने बताया था -M ग्रुप होता है, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। मान लीजिए ए है, और जब ये खींचेगा पाई इलेक्ट्रॉन तो ये यहाँ पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N, O पे निगेटिव, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक। फिर क्या होगा, फिर इस बॉन्ड को इधर तोड़ेंगे तो यहाँ पाई बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ये इधर डबल बॉन्ड N, O पे माइनस, ठीक। फिर आप इस बॉन्ड को इधर तोड़ दीजिए, यहाँ पॉजिटिव N, डबल बॉन्ड O, सॉरी सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आपका होगा। ठीक है, तो अब आपको बताना है A, B, C, D में सबसे ज्यादा स्टेबल तो A होगा, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि A न्यूट्रल है। फिर कौन, B और D सेम होगा क्योंकि अपोजिट चार्ज सेपरेशन कम है, तो B और D सेम होगा। और सबसे कम स्टेबल C होगा क्योंकि यहाँ अपोजिट चार्ज सेपरेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। C में अपोजिट चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो गया। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए A, B, D सेम और C सबसे कम, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आए इसमें, देखिए इसमें फिर हम यहां नीचे बना देते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करके आपको।
थोड़ा सा क्लियर करके हम यहाँ, छठवां क्वेश्चन है CH2। इतना प्रैक्टिस करा देंगे आपको कि इससे आपको गलत नहीं होना है, और हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आना है, हर एक एग्जाम में बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ये है A, B, C और ये D। इसमें आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया ना आपको, आप सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड निकालिए, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड निकाल ले लीजिए। देखिए यहाँ कितना है, 2 हाइड्रोजन है, 2 3 4 5 6 6। यहाँ देखिए 2 3 4 5 6 6। यहाँ देखिए 2 3 4 5। यहाँ देखिए 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी ज्यादा स्टेबल होंगे, इससे पहले पॉइंट से 2 का तो हो गया। अब इसमें देखिए इनमें हमें देखना है कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए यहाँ अपोजिट चार्ज सेपरेशन एक बॉन्ड है, यहाँ भी अपोजिट चार्ज सेपरेशन एक बॉन्ड है, तो बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा ए से। और उसकी वजह ये है क्योंकि बी में निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम नाइट्रोजन पे है, और ए में निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम कार्बन पे है। निगेटिव चार्ज हमेशा किस पे होना चाहिए, मतलब ज्यादा स्टेबल किस पे रहता है, निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे, इसलिए बी ज्यादा स्टेबल हो गया ए से। अब आइए इन दोनों में, इन दोनों की बात करें तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम, यहाँ पे निगेटिव चार्ज कार्बन पे, यहाँ निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, इसलिए डी वाला ज्यादा स्टेबल होगा और सी वाला सबसे कम होगा। तो बी सी डी ए नहीं, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये ऑर्डर गड़बड़ है भाई, ये ऑर्डर सही है, ये जो हमने ऑर्डर दिखाया है ये सही है। ठीक है, बॉन्ड की संख्या के हिसाब से इनमें बॉन्ड की संख्या कम है, 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, तो इसलिए आप इसी को देखिए आप लोग। ठीक है, तो ये ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर नहीं सही है। ये जो ऑर्डर हमने बनाया है, पहले ये दोनों का बॉन्ड 6 6, तो ये हो गए। अब इसमें निगेटिव चार्ज कार्बन पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे है, और यहाँ निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रो निगेटिव पे, इसलिए बी ज्यादा स्टेबल है इसे। इन दोनों में भी बॉन्ड की संख्या सेम है, लेकिन यहाँ निगेटिव चार्ज कार्बन पे, यहाँ निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, इसलिए डी वाला ज्यादा स्टेबल सी से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आए, ये देखिए इसको भी हम यहाँ बना दे रहे हैं आपको, 7वां थोड़ा सा और क्लियर, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। तो ये Cl पे ये होता है, ये डिलोकलाइज होगा तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा, CH2 माइनस CH Cl पे प्लस। ठीक, तो ये आपका A है और ये आपका क्या है, B है। एक और बना है, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, CH2 पे प्लस और CH Cl पे माइनस, ये। ठीक है, ये जानते कैसे टूटा है, ये कैसे बना है, जब ये बॉन्ड इधर टूटा है तब ये बना है। ठीक है, बात सुन नहीं। तो अब देखिए इन दोनों में बताइए, ABC, इन दोनों में बताइए क्या होगा, इन दोनों में आप बताइए क्या होगा। थोड़ा सा देखिए, सबसे पहली चीज ये न्यूट्रल है, इसलिए ए सबसे ज्यादा स्टेबल। इन दोनों में आइए, इन दोनों में बॉन्ड की संख्या गिनिए, बॉन्ड की संख्या इन दोनों में सेम है, लेकिन यहां निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन पे है। ठीक है, और यहां कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यहां।
ए के बाद बी आएगा और सबसे कम सी होगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग देखें, थोड़ा डिस्कस, ये तो ठीक है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रल है इसलिए। इसमें देखिए ये इधर डीलोकलाइज हो रहा है तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है, और वो क्या उल्टा हो रहा है, यहाँ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जा रहा है। यहाँ जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड बना, ये पी पाई डी पाई है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अलग टाइप से आ गया, यहाँ देखने पे तो लग रहा है यहाँ निगेटिव चार्ज क्लोरीन पे है इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा, नहीं, यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज की वजह से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पी पाई डी पाई बन रहा है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी। और यहाँ जो पाई बन रहा है, यहाँ पाई जो बन रहा है वो पी पाई है, ये क्या है, ये पी पाई है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो जिसमें भी पी पाई बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, बात समझ लीजिए। इसमें देखिए, इसकी बात करें तो देखिए यहाँ हम बना दे रहे हैं एन ट्रिपल बॉन्ड एन पे प्लस ओ पे माइनस, ये ए है। फिर क्या है, एन डबल बॉन्ड एन प्लस माइनस ओ, उसके बाद एन पे 2 माइनस पे माइनस, और ये प्लस, यहाँ कुछ छूटा हुआ है, यहाँ एक माइनस होना चाहिए। जानते हैं ये क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर टूटेगा, तो इस पे माइनस हो गया और ये प्लस रहेगा ही, और यहाँ डबल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड के साथ ही हटा दीजिए। ठीक, अब सही है, ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होगा, सही। ठीक, और ये क्या जी, यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, वो माइनस, ये कैसे बना है, देखिए ये कैसे बनेगा, ये इधर टूटेगा, थोड़ा सा बनने का भी देख लें हम लोग। इस पे टूटेगा तो एक माइनस था, एक और माइनस, 2 माइनस हो गया। ठीक, और इस बॉन्ड को आप इधर तोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस पे प्लस आना चाहिए, ये होगा, ये सही है, ये गलत है, आप लोग इसको नहीं, इससे लेके चलिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ए बी सी में सबसे ज्यादा स्टेबल पहले कोवेलेंट बॉन्ड की लिख रहे 3 1 4, यहाँ भी 4, और यहाँ कितना 2 ही है, तो सबसे कम स्टेबल तो सी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इन दोनों में आइए, इन दोनों में देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन पे निगेटिव, यहाँ कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है नाइट्रोजन, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज है, तो इसलिए ए वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और बी वाला कम स्टेबल होगा। ठीक, देखिए ए वाले को हम ज़्यादा इसलिए किया कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है तो इस पर निगेटिव होना चाहिए, यहाँ ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस पर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसलिए ए फिर बी और फिर सी, ये ऑर्डर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, इसमें देखिए भाई इसको प्रॉब्लम इस पे इसलिए हम बहुत ज़्यादा करा रहे हैं क्योंकि इस पे यही पूछा जाता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। आई एक्स को हम यहाँ बना ले रहे हैं, देखिए एन एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच 2 माइनस। ठीक है, दूसरा है एन एच पे माइनस सी एच डबल बॉन्ड सी एच 2, मतलब ये ऐसे होगा, ये इधर और ये इधर, तो यहाँ डबल बॉन्ड आना चाहिए। ठीक है, ठीक, ये दो ही स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ए और बी में।
बॉन्ड गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड सेम है। यहाँ निगेटिव एटम पे नाइट्रोजन है और यहाँ पॉजिटिव एटम पे नाइट्रोजन है, इसलिए बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा ए से, बिकॉज निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन एटम एंड इन दिस केस निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन एटम। ठीक है, तो हाँ ये प्रॉब्लम्स हम लोगों ने काफी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम लोग कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, रेजोनेंस के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला, रेजोनेंस वर्क्स ओनली ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन विथ इक्वल इंटेंसिटी, इट नेवर वर्क्स ऑन मेटा पोजीशन। कभी भी रेजोनेंस मेटा पोजीशन पे वर्क नहीं करता है, वो हमेशा किस पे करता है, आर्थो और पैरा पे करता है। जब भी देखिए यहाँ पे चाहे आप यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाइए और चाहे आप यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाइए, ये हमेशा आर्थो और मेटा पे ही करेगा। आप खुद देख सकते हैं, देखिए जब ये इधर आएगा तो ये यहाँ आएगा, ठीक है, तो आर्थो पे आया, फिर ये इधर टूटेगा, पैरा पे आया, फिर ये इधर टूटेगा, यानी आर्थो और मेटा, पैरा पे कभी ये डीलोकलाइजेशन नहीं करता है। ये भी जब ये इधर टूटेगा तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ आर्थो पे आया, ठीक, फिर ये इधर टूटेगा, फिर कहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, पैरा पे आया, फिर ये इधर टूटेगा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया आर्थो पे। यानी कि आर्थो पे डीलोकलाइजेशन होता है या आर्थो पे अफेक्ट करता है, मेटा पे मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है। और रेजोनेंस प्रोसीड्स इन द सिस्टम वाया पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ये सिस्टम में जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक। इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स एट ऑल पोजीशन बट विद डिफरेंट इंटेंसिटी। देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट जितना आर्थो पे प्रभाव डालेगा उतना ही पैरा पे डालेगा, ठीक है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव अलग होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई यहाँ ग्रुप लगा दिए, हम कोई यहाँ ग्रुप लगा दिए, कोई भी ग्रुप यहाँ लगाए, तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ लगेगा, उससे कम मेटा पे लगेगा और सबसे कम पैरा पे लगेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। चूंकि इससे इसका डिस्टेंस कम है तो यहाँ ज्यादा लगाएगा आर्थो पे, उसके बाद कहाँ लगाएगा, मेटा पे, सबसे कम पैरा पे। तो इप्सो, देखिए इप्सो पोजिशन क्या होता है ये भी जान लीजिए, IPSO इप्सो पोजिशन। इप्सो पोजिशन मतलब जहां पहले से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ये पोजीशन, ये क्या कहलाता है, इप्सो पोजीशन कहलाता है। और फिर इप्सो के बगल, दोनों बगल वाले आर्थो, फिर उसके बगल वाले दो मेटा और जस्ट अपोजिट पैरा, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन बाकी वो नहीं करता है। अब देखिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट प्रोसीड इन द सिस्टम वाया, किसके थ्रू प्रोसीड करता है इंडक्टिव इफेक्ट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू CC बॉन्ड में। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते इंडक्टिव इफेक्ट में। हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क्स जस्ट लाइक ए रेजोनेंस, या हम ये कहें कि ऑल हाइपर कॉन्जुगेटिव, ऑल अभी आगे पढ़ेंगे, ऑल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आर आल्सो कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मतलब जितना भी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी क्या कहलाएगा, रेजोनेंस। ऑल हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज आल्सो नोन एज रेजोनेंस, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से भी मिलेगा और सिग्मा इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट से भी रेजोनेंस मिलेगा, दोनों से मिलेगा, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस आर इफेक्ट, मतलब वही प्लस माइनस आर ऑन दीज पाई बॉन्ड। जैसे बेंजाइन के केस में, खैर ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, बेंजाइन के केस में जी का आर इफेक्ट इसके बाहर वाले जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड इस पे नहीं लगता है। और उसकी वजह क्या होती है, जानते हैं क्या वजह होती, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, वो ऐसे बना होता है, ऐसे एक्सटर्नल ओवरलैपिंग से, और इसका जो लोन पेयर ये और ये दोनों एक दूसरे क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसका जी का जो इफेक्ट होगा, ये
पाई क्लाउड पे होगा, बेंजीन रिंग के पाई क्लाउड पे। ये जो एक्सटर्नल पाई बॉन्ड है इस पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। हम आपको जब बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बताएंगे तो वहां थोड़ा सा और डिस्कस इसके बारे में हम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। देखिए हम बताएं, जो हैलोजेंस होते हैं वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। आप लोग इंटर में पढ़े होंगे जो हैलोजेंस, हैलोजेंस का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जानते क्या होते हैं? ये सभी प्लस एम ग्रुप होते हैं, प्लस एम ग्रुप होते हैं। प्लस एम ग्रुप को हमने बताया था क्या होते हैं? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। प्लस एम ग्रुप जो होते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक। लेकिन बट एक्टिवेट बेंजीन रिंग, लेकिन बेंजीन रिंग को क्या करते हैं? ये डीएक्टिवेट करते हैं। डीएक्टिवेट करने का मतलब ये कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेते हैं, ठीक है, इसलिए डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इन चारों की बात आएगी तो फ्लोरीन के केस में आप केवल प्लस आर इफेक्ट को ध्यान दीजिएगा, माइनस आई इफेक्ट को इग्नोर कर दीजिएगा। यानी इन केस ऑफ फ्लोरीन प्लस आर इफेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन माइनस आई इफेक्ट। अब आप सोचेंगे क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब भी फ्लोरीन किसी के साथ कॉन्जुगेशन में होगा तो ये कॉन्जुगेशन अच्छा करेगा क्योंकि इसका लोन पेयर किस में है? 2p में है। और ये सब भी क्या है? इसके भी p ऑर्बिटल क्या है? 2p है। लेकिन ये सब के जो होंगे वो 3p होगा, 4p होगा और 5p होगा। तो ये उतना बढ़िया कॉन्जुगेशन नहीं करेंगे। इसलिए जब भी फ्लोरीन की बात आए प्लस आर इफेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन माइनस आई इफेक्ट। और जब भी इनकी बात आए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात आए, इन तीनों की बात आए, तो माइनस आई इफेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लस एन इफेक्ट। ये बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, इसको भूलना नहीं है आपको कि जब भी आपकी बात फ्लोरीन की आएगी तो उसके प्लस एम को आप महत्व ज्यादा देंगे, उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे। और जब भी उसके नीचे वालों की बात आएगी उसमें आप किसको रेफरेंस देंगे? उसमें प्रेफरेंस आपको माइनस आई को देना। एक्चुअली है क्या कि ये तीनों ना प्लस एम कम लगाते हैं, प्लस एम बहुत कम लगा पाते हैं क्योंकि पी ऑर्बिटल जो है 3p है, 4p, 5p है। और कल हम डिस्कस, कल मतलब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, क्योंकि इनके p ऑर्बिटल का साइज बड़ा हो जाता है इसलिए इंटरेक्शन ओवरलैपिंग बहुत अच्छी नहीं होती, तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ डोमिनेट करेगा, ठीक है ना। तो जब भी आप चाहे एसिडिटी देखिएगा, तब चाहे बेसिसिटी देखिएगा, चाहे स्टेबिलिटी देखिएगा, एसिडिटी, बेसिसिटी और स्टेबिलिटी तीनों के केस में अगर हैलोजन है तो फ्लोरीन में आप प्लस एम इफेक्ट देखिएगा, माइनस आई को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हैलोजन दो इफेक्ट लगाते हैं, एक प्लस एम या प्लस आर, एक माइनस आई। तो फ्लोरीन के केस में प्लस आर देखना है या प्लस एम देखना है, और बाकी तीनों केस में माइनस आई देखना है, प्लस को छोड़ देना है, प्लस आर या प्लस एम को छोड़ देना है, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के क्या क्या एप्लीकेशंस है हम लोग देखें, क्या क्या एप्लीकेशंस रेजोनेंस के होते हैं। तो कई सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालने में हम लोग रेजोनेंस का यूज करते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के एसिडिक नेचर निकालने में, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी हम रेजोनेंस से मदद से बताते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। और बेसिक नेचर भी, बेसिसिटी भी, किसी कंपाउंड की बेसिसिटी भी हम लोग इससे बताते हैं। आगे हम लोग एक लेक्चर हम लेंगे जिसमें आपके सारे इफेक्ट्स के प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये सारा आएगा आपका। तो कुछ हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर और कुछ हम एप्लीकेशन यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे पहला हमको लग रहा है बॉन्ड ऑर्डर पे हम देखें, तो बॉन्ड ऑर्डर का एप्लीकेशन, देखिए बॉन्ड ऑर्डर आप जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? किसी दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं, दो एटम के बीच में कितने, अगर एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। अगर दो एटम के बीच में दो बॉन्ड है तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। अगर दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड है तो हम लोग कहेंगे यहाँ बॉन्ड ऑर्डर
बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मतलब द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर, मतलब किसी दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं वही बॉन्ड ऑर्डर बताता है। और देखिए बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड की संख्या जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और रोटेशन बैरियर भी ज्यादा हो। रोटेशन बैरियर का मतलब जैसे ए के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बहुत आसानी से आप रोटेट कर देंगे, एनर्जी बहुत कम लगेगी। लेकिन वही ए के बीच में दो बॉन्ड आ गया, अब आपको रोटेट करने में थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगेगी। और वही ए के बीच में 3 बॉन्ड आ गया तो जितना ज्यादा बॉन्ड आएगा आपको रोटेट, मॉलिक्यूल को रोटेट करने में एनर्जी उतनी ही ज्यादा लगानी पड़ेगी आपको। लेकिन बॉन्ड लेंथ के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होता जाएगा। एक बॉन्ड होगा तो दूर, 2 बॉन्ड हुआ तो नजदीक, 3 बॉन्ड हुआ तो और नजदीक। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यानी कि जब भी आप बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा, या बॉन्ड ऑर्डर घटाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर किन किन बातों पे डिपेंड करता है, बॉन्ड ऑर्डर किन किन बातों पे डिपेंड करता है। जैसे एमओटी से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, और एमओटी से कैसे निकालते हैं, हमने बताया था एमओटी से कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। एमओटी से जो बॉन्ड ऑर्डर निकलता है वो क्या निकलता है भाई, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, ऐसे निकालते हैं। दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन से भी निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, वो हम आगे हाइपर कॉन्जुगेशन हम बताएंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस से अभी हमें देखना ही है, रेजोनेंस से अभी हम देखेंगे कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना। यार Cl2 8 होता है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 4 होता है, ये आपको नहीं इतना जानना है। अब आप एमएससी में पढ़ेंगे, एमएससी में जाएंगे तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग रेजोनेंस वाला बॉन्ड ऑर्डर हम लोग देख लें एटलीस्ट। देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला हमने दिया, यहां ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड क्या हमने दिया है, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द गिवन बॉन्डेड एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको यहां निकालना है CO के बीच का बॉन्ड ऑर्डर, C और O के बीच का, इस C और इस O के बीच का बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, देख लें सब में इन दो के बीच में कितना बॉन्ड है। यहाँ 2 बॉन्ड, यहाँ 1 बॉन्ड और यहाँ भी 1 बॉन्ड, तो 2 + 1 और +1, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है 3, तो 4/3 यानी 1.33। क्लियर है। जिन दो के बीच में निकालना है, किसी भी दो के बीच में, इन दो के बीच में चाहे इन दो के बीच, सबके बराबर आएगा, सब में आप देखेंगे बराबर आएगा। तो इन दो के बीच में हमने देखा, तो इन दो के बीच में सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कितने कोवेलेंट बॉन्ड उनको जोड़ दीजिए, और फिर जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उससे भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 बॉन्ड है और यहाँ पे 1 बॉन्ड है, तो 2 1 1 4 और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4/3 1.33। ठीक है, आगे इसमें देखिए, इसमें किसी भी दो का निकालना हो, जैसे मान लीजिए कि हमको इसके बीच का, चूंकि ये रेजोनेंस शो कर रहा है तो सबका एक ही आएगा, इसके बीच का हमको निकालना है। तो देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा बताइए, 2 2 4 2 6 1 7, 7 आया। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो 4/7 यानी 1.75, 1.75। ठीक है, क्लियर, आसानी से निकाल सकते हैं हम। आपको एक मतलब एक जैसे और तरीके से आपको समझा सकते हैं, एक हम और तरीके से आपको समझा सकते हैं। ये कैसे समझा सकते हैं, देखिए हमें ClO बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ClO बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ClO
बॉन्ड अदर निकालना है। तो आप देखिए ClO के बीच में तो एक सिग्मा बॉन्ड तो है ही है, एक सिग्मा बॉन्ड तो है ही है सब में, और 3 पाई बॉन्ड कितने पे घूम रहा है, 4 पे घूम रहा है। 3 पाई बॉन्ड कितने ऑक्सीजन पे घूम रहा है, 4 ऑक्सीजन पे घूम रहा है। तो एक के हिस्से में कितना आएगा बताइए, 3 4 पे घूम रहा है तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 3/4, 4 एकम 4 4 3 7/4, वही आ गया सेम। ठीक है, तो आप ऐसे भी आप बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए इसमें देखिए, इसमें भी सेम आप ऐसे ही कर सकते हैं। ये गड़बड़ है, यहां एक बॉन्ड होगा। इसमें देखिए मान लीजिए 2 1 1 4 हो गया, बटा 3 1.33, 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड 4 और बटा 3। ठीक है, ठीक। तो ये आपका रेजोनेंस था, रेजोनेंस के बारे में हमने बताया आपको पूरा। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और बचते हैं मेनली, वो बचते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और है और उसको हम लोग कहते हैं एरोमेटिसिटी भी, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। एरोमेटिसिटी भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर संतोष सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सैदाबाद। आज बस इतना ही, धन्यवाद।